हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट में जिस तरीके से लगातार गिरावट का माहौल है, एक सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है हर किसी को। ये एक डर बना हुआ है मार्केट कहाँ तक जाएगी, और ये थोड़ा सा नॉर्मल भी है क्योंकि मार्केट ने जो लास्ट न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया था निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सितंबर 2024 को था, और तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 19 मंथ्स निकल चुके हैं और मार्केट लगातार या तो साइडवेज है या गिरावट में है। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ही नहीं बल्कि ओवरऑल जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इवन वो सबसे अच्छे लेटेस्ट क्वार्टर्स में प्रॉफिट पोस्ट करने के बावजूद भी 52 वीक लो पर चल रहे हैं। तो ऐसे में ये एक डाउट क्रिएट होता है कि हमने जो स्टॉक्स का सिलेक्शन किया था वो सही किया था या नहीं किया था। यहाँ पर स्टॉक का सिलेक्शन ऐसे टाइम पर डाउन साइड में देखना कि हमने सही किया था या नहीं किया था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टॉक का सिलेक्शन सही था या गलत था वो सिर्फ इस बात के ऊपर चेक होगा कि कंपनी अभी भी अच्छे प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसके जो यहाँ से ग्रोथ के जो पैरामीटर्स थे वो एज इट इज़ इंटैक्ट हैं या नहीं हैं। यहाँ पर मैक्रो पैरामीटर्स को, ओवरऑल मार्केट को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टेक्निकल चीज़ों को समझना है। तो यहाँ जब हम मैक्रो पॉइंट्स की समझने की बात करते हैं, कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें 6 पॉइंट्स को समझना, और इन 6 पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ, इनको बाकी सारे पैरामीटर से ऊपर रखना, ये 6 पॉइंट्स सुपरसीड करेंगे हर किसी दूसरी नॉलेज को। तो ये एक तरीके से बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के, जो ये 6 पॉइंट्स हैं इनको समझना ज़रूरी है। इनमें से 4 पॉइंट्स हमारे कंट्रोल में हैं एंड 2 पॉइंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हमारे कंट्रोल में हैं, मैं उनको आपको बताता हूँ। सबसे पहले ओवरऑल पॉलिटिक्स को समझना, ओवरऑल इकोनॉमिक्स को समझना, ये हमारे कंट्रोल में है। ये पॉइंट नंबर 1 है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स को समझना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इवन पॉलिटिक्स को समझना भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स को हम तभी समझ सकते हैं ठीक से जब साथ में अलाइंड पॉलिटिक्स को भी समझें। यहाँ पर पॉलिटिक्स को समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं उनकी बातों पर नहीं जाकर उनके जो एक्शंस हैं उनकी तरफ ध्यान दें। अब जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसके लिए अगर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें, तो जैसे मैंने एक पिछले कुछ टाइम में एक वीडियो बनाई थी कि अब से 10 इयर्स पहले कितने नंबर ऑफ कार्स सेल होती थी, कितना हमारा एक्सपोर्ट होता था, और क्या हमारा इकोनॉमी का साइज़ था, क्या हमारी पर कैपिटा इनकम थी, और किस साइज़ की गाड़ियाँ बिकती थी, कितने नंबर्स में गाड़ियाँ बिकती थी। तो कितना टूरिज़्म के ऊपर स्पेंड करते थे लोग, और कितनी एक्चुअल में इनकम थी। वो सब चीज़ें जब हम नंबर्स डिस्कस किए तो शायद हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस और जो मोमेंटरी बातें होती हैं, उनसे अलग हट के सच्चाई शायद हम देख पाएँ। इसी तरीके से हमने इकोनॉमिक्स में सीधे-सीधे नंबर्स देखने चाहिए। यहाँ पर नंबर्स क्या कहते हैं कि 10 इयर्स पहले इंडिया में कितने हाईवेज़ थे, कितने एयरपोर्ट्स थे, और कितनी ट्रेन्स थी, और कितनी गाड़ियाँ थी, और कितनी इंडस्ट्रीज़ लास्ट 10 इयर्स में आ गई। हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट कितना था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी, और हमारी कंपनीज़ के साइज़ेज़ क्या थे, हमारे बैंकिंग के साइज़ेज़ क्या थे। लास्ट 10 इयर्स में जब ओवरऑल डेटा देखते हैं तो हमें ग्रोथ नज़र आती है। इकोनॉमिक्स के जो नंबर्स हैं वो बेसिकली जैसे क्लॉक में आवर्स वाली एक निडल होती है, और 1 मिनट वाली होती है, और 1 सेकंड वाली होती है। उसके हिसाब से भी हमें समझना है। जो इकोनॉमिक्स है, जो ओवरऑल ग्रोथ है कंट्री की, वो आवर्स वाले निडल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है। उस तरीके से काम करती है कि मूव करती हुई एज़ सच नहीं दिखती, लेकिन हम वो मूव कर रही होती है विद एवरी सेकंड मूवमेंट। लेकिन जो मिनट वाली है वो थोड़ी-सी फास्ट मूव कर रही होती है, और वो दिखती भी है अगर आप ध्यान से देखो, लेकिन सेकंड वाली टिक, 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 टिक चल रही होती है, और सभी की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे ही हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएँ, वो सेकंड वाले सुई की तरह से हमारा पोर्टफोलियो बढ़ना शुरू हो जाए, मूव करना शुरू हो जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को समझना इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिक्स को साथ में ऐड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें एक ही चीज़ देखनी है। देखो, पॉलिटिक्स में हमें सिर्फ़ गवर्नमेंट से बेसिकली 2 या 3 चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे बॉर्डर्स कितने सेफ़ हैं, कौन-सी गवर्नमेंट के टाइम पर हमारे बॉर्डर सेफ़ हैं, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जिस गवर्नमेंट के केस में जो गवर्नमेंट बॉर्डर्स को सेफ रखने में ज़्यादा सक्षम है, आपकी समझ के हिसाब से,
हमें उस गवर्नमेंट को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, तो एक बॉर्डर्स हैं बाहर की ताकतों से, जो बुरी ताकतें हैं, दुश्मन देशों से बचाने के लिए इंटरनल यहाँ पर जो सेफ्टी है, वो कौन-सी गवर्नमेंट के केस में ज़्यादा बेटर है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन-सी गवर्नमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये 3 चीज़ें हमें गवर्नमेंट से मेजर मेजर तरीके से एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो हमें खुद ही अपनी रोटी कमा कर खानी पड़ेगी। गवर्नमेंट से उस चीज़ की उम्मीद रखना बेकार है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है या जो हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी बात है। तो यहाँ पर मैं ना बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ना कांग्रेस की, ना रीजनल पार्टीज़ की। मैं तो सिर्फ़ एक आपको एक ये समझ की बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट से कौन-सी चीज़ें उम्मीद करनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, अपनी तरक्की हमारे हमारे हाथ में है। और उस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ तो कोई मीनिंग नहीं है कि हम इंटरनली अ, अपने आप से जितना मर्ज़ी अमीर हो जाएँ, लेकिन अगर बाहर से आकर कोई अटैक कर दे और हमें वापस से गुलाम बना ले, कोई यहाँ पर सेंस नहीं है। हम जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें, लेकिन अगर अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाओगे, और अगर इंटरनल सेफ्टी नहीं है, तो भी आप अपने पैसे को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो पॉलिटिक्स को भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ प्रॉस्पर हो रही हैं, जहाँ पर न्यू इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, और कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से इंडस्ट्रीज़ इवन बाहर जा रही हैं उन स्टेट्स में लगने के बदले। तो वो कौन-सी गवर्नमेंट है जो इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित कर रही है, और वो कौन-सी गवर्नमेंट है जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित तो छोड़ो, मजबूर कर रही है कि स्टेट छोड़ के जाओ और दूसरे स्टेट्स में जाकर अपनी फैक्ट्रीज़ लगा लो। और जिन स्टेट्स में से फैक्ट्रीज़ निकल रही हैं, उन स्टेट्स में पब्लिक की इनकम कितनी है, और जिन स्टेट्स में फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, उन स्टेट्स में लोगों की इनकम कितनी है। इस चीज़ को प्रैक्टिकैलिटी के साथ देखना ज़रूरी है, और जब हम पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को मोटे तौर पर से यहाँ पर समझ पाएँगे, तभी ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये हमारे कंट्रोल में है। जब हम सच्चाई को सच्चाई की तरह से देख पाएँगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे, और स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए इस फर्स्ट पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर स्टॉक मीन्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को समझना एंड कंपनीज को समझना। इसके लिए हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो है। और जैसे कोलगेट एक प्रोडक्ट है, तो कोलगेट टूथपेस्ट लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे या कम यूज़ करेंगे, या उतना ही यूज़ करते रहेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा-सा बारीकी में इस तरह से भी समझने की ज़रूरत है। हम कह सकते हैं कि कोलगेट तो उतना ही यूज़ होगा, यानी कि टूथपेस्ट कोई भी है वो उतना ही यूज़ होगा जितना आज की डेट में होता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं 70 इयर्स ओल्ड, 80 इयर्स ओल्ड, 90 इयर्स ओल्ड, शायद उनमें से बहुत ज़्यादा लोग टूथपेस्ट यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माउथ में पूरे उतने टीथ नहीं हैं जितने यंग के केस में होते हैं, और वो अलग से लगवा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो गरीब हैं। तो पर कैपिटा कंजम्पशन 60 प्लस एज के जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो दादी हैं या दादाजी हैं, अंकल आंटी हैं, और वहाँ उतना ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन नहीं है जितना यंग एज में है, क्योंकि हम लकी हैं कि हमारे पास दोनों टाइम ब्रश करने के भी पैसे हैं, और शायद अगर टीथ में कुछ प्रॉब्लम हो भी जाए तो हम इलाज भी करा सकते हैं। तो जैसे-जैसे हमारे बुज़ुर्ग अपनी आयु पूरा करते हुए इस दुनिया से जाएँगे, और जो बच्चे न्यू आएँगे, तो जो बच्चे आ रहे हैं वो सभी के सभी टूथपेस्ट करेंगे, और जो बुज़ुर्ग जा रहे हैं शायद वो अभी टूथपेस्ट नहीं करते हैं। तो ये साइकिल जैसे-जैसे आगे बढ़ती जाएगी, मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी यूजिंग टूथपेस्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ को इस तरीके से डिटेल में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की ज़रूरत है। जैसे हम पोर्ट्स की बात करें, तो जो पोर्ट कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो जेएसडब्ल्यू पोर्ट है, चाहे वो अदानी पोर्ट है, जिस तरीके से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ेगा इकोनॉमी के बढ़ने के साथ, तो उनका यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा और उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। तो हमें इस चीज़ को ऐसे समझने की ज़रूरत है। जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और लोग ज़्यादा कार्स परचेज़ करेंगे, तो ज़्यादा कार लोन लिया जाएगा। ज़्यादा कार लोन लेंगे, तो जो एक्जिस्टिंग बैंकिंग प्लेयर्स हैं, उनकी यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ेगी, उनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा।
तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स को समझने का, सेकंड पॉइंट हमारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को समझने का है, कंपनीज को समझने का है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो कौन से हैं जिनका यूज़ आने वाले टाइम में ज़्यादा आगे बढ़ता रहेगा और उनमें मार्केट लीडिंग कंपनीज कौन सी हैं, उस चीज़ को समझा जाए। मार्केट लीडिंग कंपनीज को समझने का सिंपल सा तरीका है जो हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं और जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होती है हमारी कम लोन से और ज़्यादा एसेट से, ज़्यादा कैश रिजर्व से, और जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा स्ट्रॉन्ग होता है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी से होता है। तो जो ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, हाईएस्ट लेवल पर हैं और जिनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है यानी कि लोन कम है, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए। ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारा व्हेन टू बाय, यानी कि हमने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स को भी समझ लिया, हमने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी समझ लिया और हमने कंपनीज को भी सिलेक्ट कर लिया कि कौन सी कंपनीज उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में अच्छी है। तो अब बाय कब करना है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने फर्स्ट 2 पॉइंट समझ लिए तो इमीडिएटली बाय कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बेस पर बाय करना चाहिए। अब जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करते हो, जैसे कुल मिलाकर 9-10 स्ट्रेटजीज, 8-9-10 स्ट्रेटजीज मैं ऑलरेडी अपनी यूट्यूब वीडियोस पर सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो उनमें से जो भी आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो और जो भी आपको आसान लगती हो, जो भी आपके बैक टेस्ट जो आपने बैक टेस्टिंग की होगी उनके बेस पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती हों, या आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजीज हों, आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कोई सिस्टम हो, आपका ऊपर से नीचे स्टॉक कितना गिरा हुआ होना चाहिए, जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से हमें बाय करना चाहिए। हमें रैंडमली ऐसे बाय नहीं करना चाहिए, अच्छा 2 दिन मार्केट गिर गई और ये कुछ स्टॉक नीचे आ गए, थोड़े से गिर गए तो बाय कर लो, नो। अगर वो स्टॉक्स आपकी स्ट्रैटेजीज के बेस पर बाइंग सिग्नल देते हैं, आपके बाइंग पैरामीटर्स जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं बाय करने के, उनको यहाँ पर पूरा करते हैं, तो ही आपको बाय करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। और जब बाय करें तो हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कितने % पैसा एक स्टॉक में लगाया जाए। ये भी थर्ड पॉइंट हमारे कंट्रोल में है, व्हेन टू बाय। फोर्थ पॉइंट जो हमारे कंट्रोल में है, व्हेन टू सेल। यानी कि जब आपने अपनी टेक्निकल स्ट्रैटेजीज के बेस पर बाय किया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका टेक्निकल टारगेट क्या है, सेलिंग टारगेट क्या है। तो हमें अपने सेलिंग टारगेट जब अचीव हो जाए तब निकल जाना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी तो मार्केट लगातार चल रही है, अभी तो और ऊपर जा सकता है। गैसिंग के बेस पर ना बाय किया जाता है और ना ही सेल किया जाता है। हमेशा बाय भी हमें एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के बेस पर करना चाहिए और सेलिंग भी हमें प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के बेस पर करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, सेकंड पॉइंट है कंपनी सिलेक्शन एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, थर्ड पॉइंट है व्हेन टू बाय एंड फोर्थ पॉइंट है व्हेन टू सेल। ये चारों पॉइंट्स हमारे कंट्रोल में हैं। और यहाँ पर ये थोड़ी अजीब सी बात है कि इन चारों पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते। यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं इन चारों पॉइंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बस कहीं से कुछ पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, अगर ये पूछना भी है आप पूछ लो, लेकिन उसके पीछे की पूरी स्टडी पढ़ना ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने के लिए क्यों बोला गया है, किसी ने क्यों बोला है। और अगर आप खुद से कन्विंस हो सामने वाले के कहने से कि इस स्टॉक को परचेज किया जाए, तो ही उस स्टॉक में पैसे लगाना चाहिए। यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स हैं। नाउ 2 पॉइंट्स जो हमारे 5th एंड 6th पॉइंट्स हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनको समझना फर्स्ट 4 पॉइंट्स के समझने जितना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो 5th पॉइंट है हमारा कि परचेज़ करने के बाद में मार्केट कितनी वोलेटिलिटी दिखाएगी, हमारा स्टॉक कितना वोलेटाइल होगा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर सपोज़ कोई स्टॉक ₹100 पर लाइफ टाइम हाई बनाया और ऊपर से जब वो 70 पॉइंट्स पर आया, यानी कि 100 पर लाइफ टाइम हाई था उसका और 70 पर जब आया, यानी कि टॉप से 30% टूट गया। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये कहती थी कि टॉप से 30% टूटने पर मैं बाय कर लूँगा, क्योंकि जो उससे पहले के पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कंपनी, वो सारे पैरामीटर्स मीट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कि ऊपर से 30% टूटेगा तो मैं बाय कर लूँगा, आपने बाय कर लिया। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 70 पर आपने जब बाय किया तो वो 70 से ही वापस से ऊपर चलना शुरू करे और वापस से 100 पहुँचे। आपके 70 पर बाय करने के बाद वो 60 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, और अगर मार्केट कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेकार हो गई तो 40 भी आ सकता है। तो अगर वो 40 आ जाए फॉर एग्जाम्पल,
तो क्या आप गलत थे? नहीं, आप गलत नहीं थे। आपने सारे जितने भी पॉइंट्स आपके कंट्रोल में थे, उन सबको एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से स्टडी करके, एनालाइज़ करके और समझ के ही आपने परचेज़ किया। उसके बाद परचेज़ करने के बाद स्टॉक मार्केट में अगर हम में से कोई भी ये चाहता है कि जिस दिन मैं परचेज़ करूँ, उसके बाद वो स्टॉक प्राइस नीचे ना जाए और सिर्फ़ ऊपर ही जाए, तो यानी कि हम स्टॉक मार्केट की बेसिक नेचर को नहीं समझ पाए। स्टॉक मार्केट में हमारे परचेज़ करने के बाद में स्टॉक प्राइस नीचे भी जा सकता है और उसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत थे, हमने जल्दी परचेज़ कर लिया। नहीं, हमने सही टाइम पर परचेज़ किया, सही टाइम पर परचेज़ करने के बाद भी चीज़ें और नीचे जा सकती हैं। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस चीज़ को समझकर चलना पड़ेगा कि इसके बावजूद भी हम पैसे कमाएँगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने हमने स्टॉक परचेज़ किया 70 पर, उसके बाद में नीचे चला गया तो हम पैसे नहीं कमा पाएँगे, हम गलत थे, हमें कमाना नहीं आता, नहीं। जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है, उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके, स्टडी करके बाय किया और उसके बाद में नीचे गया, नीचे जाने दो, लेकिन आप वहीं बेचना जहाँ पर आपका टारगेट था। तो अगर सपोज़ आपका टारगेट ₹90 था, 100 पर लाइफ टाइम हाई था, 70 पर आया, आपने बाय किया अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, 90 पर आप सेल कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 30% गेन के साथ आप सेल कर रहे हो, यानी कि 91, 70 से 30% ऐड करोगे तो 91 आएगा। 91 पर अगर आपने सेल करना है, लेकिन 91 जाने से पहले वो स्टॉक 50 नीचे आ गया तो एब्सोल्यूटली फाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। यू वेट फॉर द 91 और 91 जब आए तब आप सेल करो। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। परचेज़ करने के बाद में स्टॉक प्राइस कितनी वोलेटिलिटी दिखाएगा। सो वोलेटिलिटी आफ्टर बाइंग इज नॉट इन योर कंट्रोल। इस चीज को समझने की जरूरत है एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सिक्स पॉइंट जो इन 6 पॉइंट्स का पार्ट है एंड सेकंड पॉइंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है होल्डिंग पीरियड। अगर सपोज आपकी बैक टेस्टिंग के हिसाब से आपने ये चीज़ वर्कआउट की कि एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न या एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बेस पर अगर आप स्टॉक्स बाय करते हो एंड ऑन एन एवरेज होल्डिंग पीरियड आपका 1 ईयर आता है टू मेक 20%, 30%, 40%, जो भी आपकी बैक टेस्टिंग है, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हर स्टॉक विद इन 1 ईयर, जो अगर सपोज आपकी बैक टेस्टिंग का एवरेज पीरियड 1 ईयर है, तो विद इन 1 ईयर ही आपका टारगेट अचीव करा दे। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हर स्टॉक का सेम टाइम पर नहीं बिकता। सबके टारगेट सेम टाइम फ्रेम में अचीव नहीं होते। अगर सपोज़ एवरेज होल्डिंग पीरियड 1 ईयर है, आपकी बैक टेस्टिंग के हिसाब से, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और तो कुछ स्टॉक्स विद इन 3 मंथ्स भी टारगेट अचीव कर देंगे, कुछ स्टॉक 6 मंथ्स में भी कर देंगे, कुछ स्टॉक 7 मंथ्स में, 10 मंथ्स में भी कर देंगे, कुछ पूरा 1 ईयर लेंगे एंड कुछ स्टॉक्स को 2 ईयर्स भी लग सकते हैं एंड कुछ स्टॉक्स को 3 ईयर्स भी लग सकते हैं और कुछ को 4 भी लग सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी स्टॉक में, चाहे हमारी स्ट्रैटेजी जितनी मर्जी अच्छी हैं और जितना मर्जी हमने वेल स्टडी किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एंड फाइनेंशियल्स को, उसके बावजूद भी हमें 3, 4, 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें 20 स्टॉक्स से लेकर 30 स्टॉक्स के बीच में अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखने चाहिए। इवन 30 से ज़्यादा भी हो जाएँ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा 6 पॉइंट है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका सेकंड पॉइंट है एवरेज होल्डिंग पीरियड। एवरेज होल्डिंग पीरियड इज़ एवरेज होल्डिंग पीरियड, दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड होल्डिंग पीरियड। तो बाय करने के बाद में कितना टाइम लगेगा टारगेट अचीव होने में, वो मार्केट बताएगा। यहाँ पर अब जैसे मार्केट ने लगातार ऊपर चलना शुरू किया था और फिर अचानक से यूएस ईरान वॉर शुरू हो गई, तो यहाँ पर सिचुएशंस टोटली डिफरेंट हो गई। अगर ये वॉर स्टार्ट नहीं होती तो शायद हमारे बहुत सारे स्टॉक्स के टारगेट अचीव हुए होते। लेकिन वॉर के चक्कर में हमने वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देख ली और हमारा होल्डिंग पीरियड भी बढ़ गया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर अगेन अजीब सी बात ये है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स, हमने जब बाय किया उसके बाद में स्टॉक प्राइस नीचे ना जाए और जब हमने बाय किया तो विद इन ए पर्टिकुलर पीरियड हमारा टारगेट अचीव हो जाए, यानी कि वोलेटिलिटी एंड होल्डिंग पीरियड, इन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे हाथ में हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनी एंड व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, उनके ऊपर उतना वर्क नहीं करते। तो हमें फर्स्ट 4 पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है एंड सेकंड 2 पॉइंट्स को एज़ सच हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उनके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये चिंता की बात नहीं है। इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से समझो। जितने भी लोगों ने मार्केट में, चाहे उन्होंने 10 करोड़ कमाए हैं,
चाहे उन्होंने 100 करोड़ कमाए हैं, चाहे 1000 करोड़ कमाए हैं, चाहे बिलियन डॉलर कमाए हैं, चाहे वो 1 लाख करोड़ कमाए हैं, जितना भी पैसा कमाया है, इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कमाया है। उन्होंने फर्स्ट 4 पॉइंट्स को ही अपने कंट्रोल में लिया है और जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं उनको कंट्रोल में नहीं लिया और उनको कंट्रोल में कोई ले भी नहीं सकता क्योंकि वो नेचर है। नेचर कब कितना बदलेगी हमें नहीं पता। लेकिन बिज़नेस सेंस ये कहती है कि अगर लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है कंपनी की एंड वी अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोडक्ट विल कीप ऑन सेलिंग इन द मार्केट एंड डिमांड विल बी हायर, तो स्टॉक प्राइस फिर वापस से फॉलो करेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए ओवरऑल मार्केट ट्रेंड सपोर्ट करना थोड़ा-सा ज़रूरी होता है। तो वही एक वोलेटिलिटी वाला पार्ट है कि वोलेटिलिटी एंड होल्डिंग पीरियड हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन 6 पॉइंट्स को समझो और इस पर्टिकुलर टाइम पर जब मार्केट थोड़ी-सी गिरी हुई है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा-सा होल्डिंग पीरियड बढ़ा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू। आप सब अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।